अरे भैया हो गया, बस हो गया, चलो। बाल कटा के बहुत अजीब सा लग रहा, मैं लंबे बालों में स्मार्ट लग रहा था। अब भाई इतनी सारी पीसी बिल्ड अपने चैनल पे करते रहते हैं और एक डिमांड हमारे को सबसे ज्यादा मिलती है कि भैया आप पीसी बिल्ड होते हुए नहीं दिखाते कि यार कैसे कोई कंपोनेंट आप लगा रहे हो, क्या क्या चीजें किस तरीके से फिट होते हैं, जो भी है। अब हर वीडियो में पीसी बिल्ड दिखाने लगे तो भाई वीडियो ना सारी बहुत लंबी हो जाएंगी एंड फिर वो आई थिंक बोरिंग हो जाएगा। तो हाउ टू बिल्ड अ पीसी में बहुत टाइम सोच रहा था, तो आज वीडियो में पीसी बिल्ड करेंगे और आपको बताएंगे कि पीसी बिल्ड कैसे होता है, क्या क्या चीज कैसे कैसे लगती है। थोड़ा बहुत कंपोनेंट्स चूजिंग का भी बता दूंगा कि कौन सा कंपोनेंट कैसे चूज करना है, लेकिन उसके अंदर डीप डाइव नहीं करेंगे क्योंकि क्या चूज करना है वो बहुत डिफरेंट टॉपिक है, कैसे पीसी बिल्ड करना है ये एक बहुत डिफरेंट टॉपिक है। और भाई जब पीसी बिल्ड हम यहाँ पे कर रहे हैं, पीसी बिल्ड के साथ साथ आप अगर पैसे भी कमाना चाहते हो तो इस वीडियो को भाई साहब एंड तक जरूर देखना। सरप्राइज है आपके लिए, अगर आप अपने लिए पीसी बिल्ड करना चाहते हो, पीसी बिल्ड भी होगा साथ में आप पैसे भी कमाओगे। अब वो कैसे होगा उसके लिए भैया देखो वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो भाई पीसी बिल्ड स्टार्ट करने से पहले सबसे मेजर चीज जो होती है वो होता है बजट। आपका कितना बजट है उस हिसाब से आप कंपोनेंट चूज करोगे। तो सबसे पहले अपना प्रोसेसर के पिटारे में से प्रोसेसर निकाल लेते हैं। i5 i7 i9 तीनों हमारे पास। हम i7 चूज करेंगे इस वीडियो के लिए क्योंकि हमारा बजट की तो कोई टेंशन ही नहीं है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? 4070 सुपर यूज कर रहे हो उसके हिसाब से i7 ठीक है। अगर आप बजट साइड जाओगे तो आप i5 या Ryzen 5 के लिए भी जा सकते हो, उससे कम में जाओगे तो i3 Ryzen 3 के लिए भी जा सकते हो, i7 Ryzen 7 देन i9 Ryzen 9। इसके अंदर भी जनरेशन होती है, बहुत सारी चीज होती है, वो इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। वैसे प्रोसेसर कैसे चूज करना है इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो है, बट वो लैपटॉप के हिसाब से बना रखी है, लेकिन आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हो, उससे काफी आइडिया वैसे आपको मिल जाएगा। अब भाई हमारे को चूज करना है मदरबोर्ड। अब ये माँ का बोर्ड जो है ये हम कैसे चूज करते हैं, देखो अगर इंटेल प्रोसेसर ले रहे हो तो इंटेल सॉकेट वाला मदरबोर्ड होगा, AMD ले रहे हो तो AMD सॉकेट वाला। एंड मदरबोर्ड कैसे चूज करना है इस पे आपने वीडियो बना रखी है डेडिकेटेड, आप चेकआउट कर सकते हो, बहुत बढ़िया एकदम गाइड है, क्या क्या डिफरेंट इनके अंदर वेरिएंट्स होते हैं, सब चीजें आपको पता लग जाएंगी। अब भाई माँ का बोर्ड हो गया, उसके बाद हमारी आती है रैम और स्टोरेज। आज की डेट में अगर आप एक अच्छा पीसी बिल्ड कर रहे हो ना, मतलब करंट जनरेशन के 14 जनरेशन के लिए AMD की Ryzen 8000 सीरीज तक आप अगर आप यूज कर रहे हो, या एक जनरेशन पीछे भी जा रहे हो जिसके अंदर DDR5 का सपोर्ट था, तो कम से कम DDR5 रैम यूज करना। और अगर गेमिंग पीसी बिल्ड करो तो 16 GB मिनिमम, बाकी उसके ऊपर आपकी श्रद्धा है, उससे कम नहीं जाना। एंड स्टोरेज आप Gen 3 यूज करो, वैसे हम इस वीडियो में Gen 4 यूज कर रहे हैं। Kingston Fury Renegade 2 TB के SSD यूज कर रहे हैं और जो हमारी रैम है वो है T-Force Delta DDR5 RGB वाली व्हाइट रैम, क्योंकि हमारी व्हाइट पीसी बिल्ड होने वाली है। सुपर ही ग्राफिक्स कार्ड भी है, 4070 सुपर बता देता मैंने पहले ये। well done। अब भाई उसके बाद आता है हमारा कूलर। अब कूलर के अंदर क्या है, सीधी सीधी बात बताऊं, अगर आप i7 या i9 Ryzen 7 Ryzen 9 यूज कर रहे हो ना, तो आंख बंद करके 360 mm का AIO ले लेना, या उससे ऊपर 420 mm के लिए भी आप जा सकते हो। और AIO के ऊपर हमारी कैबिनेट भी काफी डिपेंड करती है कि उसके अंदर सपोर्ट होना चाहिए उतने mm के AIO का। अगर आप i5 Ryzen 5 के लिए जा रहे हो तो उसके अंदर कुछ एयर कूलर्स भी काम कर जाते हैं। वैसे अगर K सीरीज का अनलॉक्ड या ओवरक्लॉकेबल प्रोसेसर आप यूज कर रहे हो इंटेल में या फिर AMD में भी, तो उसके लिए वैसे AIO 240 mm के रेकमेंडेड होते हैं। इवन स्टॉक कूलर से भी काम चल जाएगा। एंड जो हम अपनी वीडियो में यूज कर रहे हैं वो है MSI का कोर लिक्विड E360 वाइट यूज करना था, और हमारे पास i7 है तो हमारा 360 mm का AIO काफी मतलब ठंडक का माहौल कर देगा यहाँ पे। एंड इसके बाद आता है भाई हमारा मेन कंपोनेंट, वो है हमारी पावर सप्लाई। यहाँ पे हम जो पावर सप्लाई यूज कर रहे हैं वो 750 वॉट की पावर सप्लाई है। अगर आपको जानना है कि आपको कौन सी पावर सप्लाई लेनी है, तो MSI की वेबसाइट में ना एक पावर सप्लाई कैलकुलेटर करके हमारे को मिलता है, उसके अंदर आप अपने कंपोनेंट डालोगे ना तो आपको बता देगा मैक्सिमम कितनी पावर सप्लाई आपको चाहिए। जितना नंबर निकल के आता ना उससे 100-200 वॉट आप एक्स्ट्रा लेके चलो, क्योंकि फ्यूचर में कुछ अपग्रेड करना कुछ भी तो आपकी पावर सप्लाई कम नहीं पड़नी चाहिए। एंड यहाँ पे जो हमारी पावर सप्लाई है वो MSI की MEG A750GL PCI 5.0 रेडी एंड ATX 3.0 कंपैटिबल। अब ये PCI 5 ATX 3.0 और ये वाली पावर सप्लाई हमारी 80+ गोल्ड वाली है। अब ये ब्रॉन्ज गोल्ड सिल्वर क्या कुछ है, इसके ऊपर भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है कि पावर सप्लाई कैसे चूज करें, तो वो देख लेना। अब हो गए हमारे सारे कंपोनेंट चूज। अरे हाँ, कैबिनेट तो रह गई भाई साहब। और जो यहाँ पे हम कैबिनेट यूज कर रहे हैं वो है MSI की गंगनीर 300R एयर फ्लो। और भाई ये वाली कैबिनेट यूज करने का रीजन क्या है, क्योंकि जो हम मदरबोर्ड यूज कर रहे हैं वो हमारा मिड टावर ATX वाला मदरबोर्ड है, और मिड टावर ATX वाली आपके पास कैबिनेट होनी चाहिए आपके पीसी बिल्ड के हिसाब से। बाकी डिफरेंट टाइप की पीसी बिल्ड्स होती हैं। हाउ टू चूज अ मदरबोर्ड वाले वीडियो देखोगे ना, उसके अंदर आपको आइडिया लग जाएगा कि किसके बारे में बात कर रहा हूं। अभी हाउ टू बिल्ड अ पीसी की बात कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पे हमने अपना मदरबोर्ड निकाल लिया है, और मदरबोर्ड को ना कोशिश करना किसी ऐसी चीज के ऊपर रखना जिसमें कोई स्टैटिक एनर्जी ना हो, शॉर्टिंग वॉटिंग का कोई इशू ना है, और हाथ में कुछ भी मेटल हो तो वो उतार लेना। उसके बाद यहाँ पे हमारे को प्रोसेसर का सॉकेट मिलता है, बस यहाँ पे इसको ऐसे ढक्कन को खोलना है और ये कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। ये आ जाएगा हमारा प्रोसेसर। और प्रोसेसर के अंदर ना एक चीज का आप ध्यान रखना, हमारे प्रोसेसर में ना एक तरफ एक छोटा सा एरो बना होता है, तो उस तरीके से प्रोसेसर सीधा होता है जिस तरीके से मदरबोर्ड हमने सीधा रखा है। और वैसे अगर आप प्रोसेसर को भी देखोगे तो इसी तरीके से प्रोसेसर हमारा सीधा है, क्योंकि हम ये पढ़ पा रहे हैं ना। तो बस ये प्रोसेसर बस इसी तरीके से हमारे सॉकेट के ऊपर लग जाएगा, और बस रखना है इसके ऊपर, जब इसके अंदर सेट बैठ जाए, दबाना वबाना नहीं है, इसको यहाँ पे रखो और उसके बाद जैसे इसको ऐसे आप दबाओगे और ये हमारी प्लास्टिक
रिमूव हो जाएगी इसकी। बस हाँ एक चीज का ध्यान रखना, जब आप प्रोसेसर बैठाओगे ना, अगर आपको लगता है वो तिरछा विरछा है कुछ है, तो जेंटली उसको उठा के दोबारा लगा लो सॉकेट के ऊपर, प्रेस मत करना, क्योंकि जो मदरबोर्ड की पिंस होती है ना, अगर वो एक आधी मुड़ जाती है तो फिर आपका पीसी बूट भी नहीं होगा। तो इस चीज का थोड़ा मेनली ध्यान रखना होता है। उसके बाद आती है हमारी रैम। यहाँ पे हमारे को 4 स्लॉट मिल जाते हैं रैम के, और यहाँ पे मदरबोर्ड पे साफ मेंशन है A1 A2 B1 B2, और A2 और B2 के ऊपर हमारे को पहले लगाना होता है, और यहाँ पे लिखा भी है फर्स्ट। तो यहाँ पे हमारी A2 और B2 हम लगाते हैं रैम, और रैम को लगाना बहुत आसान है। जैसे पुराने गेम में हम कैसेट लगाते थे ना, बस वैसी अपनी रैम रखनी है और उसको करना है प्रेस, और ये टक करके लग जाएगी एकदम बढ़िया। उसके बाद आ जाती है हमारी स्टोरेज। और हाँ, स्टोरेज पे भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है कि स्टोरेज कैसे चूज करनी है अपने पीसी या लैपटॉप के लिए। हम यहाँ पे M.2 SSD यूज कर रहे हैं Gen 4 वाली, और हमारे मदरबोर्ड में ना लैच वाला सिस्टम है। यहाँ पे जैसे हमने SSD इस तरीके से लगाई इसके स्लॉट के अंदर, और इसको हम यहाँ पे नीचे करते हैं, और यहाँ पे इसकी जो लैच है वो ऊपर आ जाएगी। वैसे नॉर्मली मदरबोर्ड्स में स्क्रू सिस्टम भी होता है, बट आज की डेट में जो लेटेस्ट मदरबोर्ड्स आ रहे हैं सबके अंदर लैच वाला सिस्टम आ रहा है। और जो हम यहाँ पे MSI का मदरबोर्ड यूज कर रहे हैं MAG Z790H Ti Max Wi-Fi, इसके अंदर यही वाला सीन है। और जो ऊपर की M.2 की शील्ड है ना, उसके अंदर थर्मल पैड प्री अप्लाइड है, और इसके अंदर भी कोई स्क्रू वाला सीन नहीं है। जस्ट हमारे को यहाँ पे इसके ऊपर रखना है, और इसके अंदर भी लॉकिंग सिस्टम है, और ये लॉक लग जाता है इसके ऊपर। तो भाई हमारा मदरबोर्ड का सारा काम हो चुका है। एक स्टेप है जो मुझे पहले करना पसंद है, यूजुअली लोग बाद में भी करते हैं। हमारा जो AIO के साथ ब्रैकेट आता है ना, ये हमारे मदरबोर्ड के ना पीछे की साइड लगता है इस जगह पे, तो ये मैं पहले ही लगाना पसंद करता हूँ। वैसे आप ये बाद में भी लगा सकते हो, कैबिनेट के ऊपर जगह मिलती है। ये ब्रैकेट हमारे को पीछे बैठा देना है, और इस ब्रैकेट के लिए हमारे को एक्स्ट्रा स्क्रूज मिलते हैं, वो हम यहाँ पे चारों लगा लेते हैं। इसके ऊपर हमारा AIO फिट होगा बेसिकली। और हाँ, इस ब्रैकेट का एक सीन है, अगर आप इंटेल बिल्ड कर रहे हो तो ब्रैकेट डिफरेंट होगा, AMD बिल्ड कर रहे हो तो ब्रैकेट डिफरेंट होगा। यूजुअली आजकल के AIOs में दोनों ब्रैकेट हमारे को मिलते हैं। कहीं आपको भैया ये वाला तो सेट ही नहीं बैठ रहा, तो दोनों चेक कर लेना डब्बे के अंदर। तो मदरबोर्ड वाला हमारा सारा काम हो चुका है। अब हमारे को अपनी पूरी कैबिनेट को खोल लेना है बिल्कुल चारों तरफ से, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना है। अपना जो भी ग्लास व्लास है और पैनल वगैरह है वो सब उतार लो। और जैसे गेमिंग पीसी कैबिनेट्स के अंदर ग्लास यूज होता है, ग्लास का थोड़ा खास ख्याल रखना, क्योंकि अगर टूट गया तो ग्लास दोबारा से मिलता नहीं है, या तो आपको मार्केट में जाके कस्टमाइज खुद के लिए बनवाना पड़ेगा, वरना नई कैबिनेट खरीदनी पड़ेगी। हमारी कैबिनेट बहुत साफ सुथरी है मिट्टी जम रही है इसके अंदर। बता तो क्या पी के आया है? तुझे जरूर आना बीच में शक्ल देखो बेचारे की, 1 बज रहे हैं। और हाँ, मदरबोर्ड लगाने से पहले कोई भी वायर्स वगैरह अगर आपकी होंगी ना, जैसे फैन की वायर है कुछ भी है, उन सबको आप अपने पीछे वगैरह कर लेना, क्योंकि मदरबोर्ड के नीचे फंस गई तो आपको फिर दोबारा से निकालना पड़ेगा सारा कुछ हिसाब किताब। अब बस हमारे को जस्ट मदरबोर्ड को लेना है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको लगा देना है। इसमें जो पीछे की IO शील्ड है ना, जो यहाँ पे पोर्ट्स वगैरह की होती है, वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेटअप हो जाएगी हमारी। और मदरबोर्ड बैठने की एक और निशानी क्या है कि चारों तरफ जो स्क्रूज होते हैं ना, जो हमारे को लगाने हैं मदरबोर्ड के ऊपर, वो भी बिल्कुल सही प्लेस पे आ जाता है, जिससे आप स्क्रू टाइट कर सको एकदम प्रॉपर्ली। टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, मतलब उसको प्रॉपर्ली सेट कर लेना। टेढ़ा होगा स्क्रू कसोगे, पता लगा नुकसान हो जाएगा। और ये जो मदरबोर्ड वाले स्क्रूज हैं वो आपको कैबिनेट के बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड इनको टाइट करते हुए एक चीज का ध्यान रखना, इनको पूरा टाइट कभी नहीं करना है। हम तो वैसे ऑटोमेटेड वाला स्क्रू ड्राइवर यूज कर रहे हैं, इसमें क्या होता है फुल टाइट होते हैं, वो अपने आप हट जाता है। लेकिन जो मैनुअल स्क्रू ड्राइवर होता है ना, बंदा क्या करता है ज्यादा टाइट कर देता है, तो मदरबोर्ड टूटने के चांसेस होते हैं उसके अंदर। इस चीज का खास ख्याल रखना। तुम सिखाओगे मुझे? और भाई अगर आप AIO वाला पीसी बिल्ड कर रहे हो तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है कि AIO को कैसे सेटअप करें। एंड ये चीज डिफरेंट लिक्विड कूलर्स पर डिपेंड करती है। जैसे हमारे पास ये वाला AIO है, तो इसके अंदर हमारे को 3 फैन मिलते हैं, जैसे 360 mm वाला है। हमारे वाला AIO वैसे हमने ऑलरेडी सेट कर रखा है। ये फैंस आपको सेपरेट मिलेंगे, आपका जो पीछे का रेडिएटर है वो सेपरेट मिलता है। इसके ऊपर फैंस लगाना इतना कोई मुश्किल नहीं है, सिंगल स्क्रू कस लो। और ये जो तारों वाला झंझट है, अब आने वाले टाइम में प्रोबेबली ये तारों वाला झंझट नहीं होगा, क्योंकि हमने आपको ताइवान वाली वीडियोस में दिखाया था कि सिंगल टाइप सी पोर्ट से हमारा पूरा AIO कनेक्ट हो जाएगा मदरबोर्ड से। और ये स्क्रू वाला सिस्टम है ना, इसकी जगह मैग्नेट वाला सिस्टम आ रहा है। जब आएगा इंडियन मार्केट में डेफिनेटली हम वीडियोस में कवर करेंगे। और हाँ, जो AIO की कनेक्शन है वो आपके AIO के बॉक्स के अंदर मैनुअल मिलेगी, उसके अंदर आप चेकआउट कर सकते हो। शुरू में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन जब आप समझ जाओगे ना तो ऐसा लगता है हाँ यार ये तो ईजी सा टास्क है। ऐसा मेरे साथ तो हुआ था, आपके साथ पता नहीं। और हाँ, ब्रांड्स वैसे ना इंस्टॉलेशन की वीडियोस भी रखते हैं अपने चैनल पे या यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगी। कोई AIO आपसे नहीं इंस्टॉल हो रहा ना, तो आप यूट्यूब की वीडियो देख के भी इंस्टॉल कर सकते हो। हमने भी काफी बार किया है। तो भाई यहाँ पे हमने अपना AIO सेटअप कर लिया है ऊपर की तरफ, और यहाँ पे हमारे फ्रंट में ऑलरेडी फैंस थे, तो इसलिए हमने AIO ऊपर की तरफ सेटअप किया है। वैसे ये चीज ना आपकी कैबिनेट टू कैबिनेट भी वेरी कर सकते हैं। और अगर आप नया AIO लोगे तो आपको थर्मल पेस्ट प्री अप्लाइड मिलेगी AIO के ऊपर। अगर आप सेकंड हैंड या आफ्टर मार्केट से लेते हो तो आपको थर्मल पेस्ट अप्लाई करनी पड़ेगी। और थर्मल पेस्ट लगाने के बहुत सारे तरीके हैं। मेरे को पर्सनली X पसंद है। X वाले थर्मल पेस्ट जब आप लगाओगे ना तो बहुत सही तरीके से वो फैल जाती है आपके प्रोसेसर के ऊपर ना। तो यहाँ पे हमने बना दी है X वाला। और थर्मल पेस्ट ना कुछ ज्यादा भी अप्लाई नहीं करनी है, बहुत थोड़ी सी अप्लाई करनी है, जिससे वो ज्यादा मतलब बाहर की तरफ ना जाए। और उसके बाद हमारे अपने AIO को बस इसके ऊपर कुछ इस तरीके से रख देना अपने ब्रैकेट पे, जो हमने पहले सेटअप कर लिया था। और इसके साथ हमारे को 4 स्क्रू मिलेंगे कसने वाले। ये अलग अलग AIO में अलग अलग तरीके से मिल सकते हैं। हमारे वाले केस में थंब स्क्रूज हैं, जिसको आप आराम से हाथ से टाइट कर सकते हो। तो भाई हमारा AIO सेट हो चुका है। कनेक्शन अभी हम नहीं करेंगे, उससे पहले हम पावर सप्लाई लगाएंगे, क्योंकि कनेक्शन वाला काम सबसे आखिरी में छोड़ते हैं। नहीं, सबसे आखिरी में तो और सेटिस्फाइंग काम होता है, अगर आप गेमिंग पीसी बिल्ड कर रहे हो ग्राफिक्स कार्ड वाला।
समझ गए होंगे। अभी जो पावर सप्लाई है ना हमारी, वो फुल्ली मॉड्यूलर वाली है, यानी कि सारी केबल्स डिटैचेबल है और जितना भी केबल्स का हिसाब किताब है वो हमारे को इसके बॉक्स में से मिल जाएगा। वैसे बॉक्स के अंदर ना बहुत सारी वायर्स मिलती हैं, बट जितने की आपको नीड हो ना आपके पीसी बिल्ड के हिसाब से, तो वो आप लगा के अपना सारा सिस्टम सेटअप कर लो। आओ दिखाई देता हूं। वैसे सबसे मेन तार तो भाई ये 24 पिन वाली आ जाएगी, जो ये हमारे मदरबोर्ड साइड में लगती है। ये हमारे को पावर सप्लाई साइड में लगानी है। यहाँ पे मेंशन है ना ATX 24P, तो यहाँ पे जो चौड़े वाली है वो नीचे की तरफ लग जाएगी। ये मॉड्यूलर पावर सप्लाई के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। अगर आप नॉन मॉड्यूलर यूज कर रहे हो तो ये वाला पार्ट आप स्किप कर सकते हो। और ये ATX 24P ऊपर लिखा है, तो ये वाली हमारी ऊपर लग गई। उसके बाद दो मेन केबल हमारी ये होती है, जो हमारी 8 पिन वाली होती है, जिसके ऊपर CPU लिखा होगा। ये हमारे को दो जरूरी चाहिए होंगी। तो जहाँ पे CPU लिखा है ये तो हमारी मदरबोर्ड में लगती है, एंड ये वाली साइड हमारे को इसके अंदर लगा देनी है। यहाँ पे CPU प्लस PCI लिखा है ना, इन वाले किसी भी आप पोर्ट में लगा दो। ये हमारे को मल्टीपल पोर्ट्स मिलते हैं। तो जैसे कि हमारी PCI 5.0 रेडी वाली पावर सप्लाई है, तो हमारे को कन्वर्टर नहीं लेना पड़ेगा ग्राफिक्स कार्ड के लिए। यहाँ पे डेडिकेटेड केबल मिलती है और इसको आप अपने 12V2X6 वाले पोर्ट में लगा देना। और ये वाली जो केबल है ना, ये कलर्ड केबल है जो MSI की पावर सप्लाई के साथ आती है। पूरी अंदर जानी चाहिए, अगर ये हल्की सी भी बाहर आ जाती है ना तो शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस होते हैं, तो ये पहचानने के लिए है कलर। उसके बाद ये हमारे को 6 पिन वाली केबल मिल जाती है। ये हमारे SATA वाले पोर्ट में लग जाएगी। इसके अंदर हमारे को SATA वाले पोर्ट मिलते हैं, जो आपके हार्ड ड्राइव चलाने में भी काम आते हैं। हमारे केस में RGB के कंट्रोलर को पावर देने में काम आएगी। अब पावर सप्लाई को घुसाना है अपनी कैबिनेट के अंदर। और हमारे को ना PSU के अंदर भी फैन मिलता है, और ये ना एग्जॉस्ट का फैन होता है, जो PSU जितनी गर्म होता है ना उसकी हवा को बाहर फेंकता है। तो हमारी जो कैबिनेट है ना, उसके अंदर नीचे हम PSU लगा रहे हैं, तो इसकी फैन की प्लेसमेंट ना बॉटम साइड ही रखेंगे, ताकि सारा गर्म एयर फ्लो बाहर की तरफ ही फेंके। अब ये हमारा सारा सेटअप हो चुका है रेडी। अब सारी केबल्स पीछे की तरफ आ गई है। हमारी PSU वाली केबल्स भी आ गई है, हमारी AIO वाली केबल्स भी आ गई, और जितना भी तामझाम है सब पीछे आ गया है। अब आता है सबसे मुश्किल टास्क भाई, केबल्स का कनेक्शन। मैं एक एक करके आपको सारी दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लगाएंगे PSU की केबल। यहाँ पे 24 पिन लगा रहे हैं। ये हमारे मदरबोर्ड में इस जगह लगती है, आपको साफ ही पता लग रहा होगा। उसके बाद हमारी CPU पावर वाली केबल, ये पीछे से राउट होकर हमारे मदरबोर्ड में ऊपर कुछ इस जगह लग जाती है। और जो ग्राफिक कार्ड की वायर है ना, इसको हमने पहले ही आगे कर लिया है, क्योंकि हम पीछे वायर मैनेजमेंट करेंगे। फिर इसको ग्राफिक कार्ड में लगाने के बाद बाकी हम इसको वापस अंदर डाल सकते हैं। अभी हमारी 4 वायर रह गई है, मतलब AIO से हटके। और ये जो 2 वायर है ना, ये काफी हद तक ऑप्शनल होती है, क्योंकि अगर आपकी कैबिनेट में 3.0 वाला पोर्ट होता है ना USB का, तब आपको यहाँ पे ये वाली वायर मिलेगी। और अगर टाइप C पोर्ट भी होगा तो ये वाली वायर मिलेगी, जिनका कनेक्शन हमारे मदरबोर्ड के अंदर ही होता है। अब हमारे मदरबोर्ड में भी टाइप C कनेक्शन और USB 3.0 का सपोर्ट है, और कैबिनेट में भी। तो हमारे यहाँ पे दोनों यूज हो रही है। बट कभी कभी क्या होता है ना, लोग हैवी कैबिनेट ले लेते हैं, बट मदरबोर्ड में सपोर्ट नहीं होता, तो वहां पे फिर इसको लगाने की कोई जगह नहीं होती। यहाँ पे मदरबोर्ड पे आप देख सकते हो JUSB 3 एंड JUSB 4 के पोर्ट बन रखे हैं। इसके अंदर हमारे ये कनेक्शन हो जाएंगे। अब बचती है हमारी 2 मेन वायर्स। एक तो HD ऑडियो, जो हमारी ऑडियो के लिए होती है, और एक होती है फ्रंट पैनल के लिए। और MSI की इस कैबिनेट में बढ़िया है कि फ्रंट पैनल का ना पूरा ही एक स्लॉट है, वरना यूजुअली कुछ कैबिनेट्स में ना बिल्कुल अलग अलग होती है, तो आपको फिर ना वो मदरबोर्ड की गाइड में देख के लगानी पड़ती है। और फ्रंट पैनल के यहाँ पे पिन अगर आपको देखनी है तो यहाँ पे देख सकते हो नीचे JFP1 लिखा है। FP मतलब फ्रंट पैनल। और यहाँ पे हमारे फ्रंट पैनल के स्लॉट में ना एक जगह आप देख रहे हो ना, यहाँ पे होल बंद है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक जगह हमारे फ्रंट पैनल के यहाँ पे पिन भी नहीं है। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारी लग जाएगी। सिमिलरली जो ऑडियो वाली केबल है ना, उसके लिए अगर आप मदरबोर्ड में देखोगे ना, तो आपको JAUD1 करके आपको दिख जाएगा। मतलब जहाँ पे भी AUD लिखा होगा ना, वो ऑडियो के लिए होता है। और इसके अंदर भी आप देख सकते हो एक पिन हमारी होती नहीं है, और यहाँ पे ऑडियो वाले पोर्ट में भी एक पिन नहीं है। तो हमारे को बस इस तरीके से इसके ऊपर बिठाना है, और ये आराम से अपना इसके अंदर लग जाएगा। तो ऑलमोस्ट 70 to 80% बिल्ड हो गई है। अब भाई मेन कॉम्प्लिकेटेड पार्ट आता है AIO के, फैंस के, और ये जो RGB वाला तामझाम है ना, उसके कनेक्शन करने का। देखो AIO के साथ ना हमारे को टोटल 8 वायर्स मिलेंगी, क्योंकि हमारे 3 फैन हो गए और एक हमारा बीच का पंप हो गया जो प्रोसेसर के ऊपर लगा होता है। अब इसके अंदर 8 वायर्स हो जाती हैं। 4 तो हमारी फैन की वायर हो गई, और 4 ही हमारी RGB की वायर हो गई। तो आप देख सकते हो ये वाले तरीके की जो वायर्स है ना, ये हमारी फैन की वायर्स हैं, और जो इस तरीके के पिन होंगे वो हमारी RGB की वायर है। और हर एक पिन के साथ हमारे को कुछ इस तरीके का पोर्ट भी मिलता है। ये आपस में कनेक्ट करने के लिए होता है कि एक से दूसरे से RGB का कनेक्शन हो जाए। और ऐसी हमारे कैबिनेट के अंदर एक हब दी होती है, बेसिकली एक कंट्रोलर होता है, जिसके अंदर हमारे सारे फैंस ऑलरेडी कनेक्टेड है। ये वाला जो कंट्रोलर वैसे कुछ कुछ कैबिनेट्स के अंदर आपको देखने को मिलता है, जो प्रीमियम साइड की होती है उसके अंदर तो होता ही है। तो यहाँ पे नीचे सारे फैन के कनेक्शंस हैं, ऊपर सारे RGB के कनेक्शंस हैं। इन्हीं कनेक्शन के साथ हमारे को AIO के कनेक्शन भी जोड़ देने हैं, जिससे हमारे सारे पीसी की जो लाइटिंग है वो बिल्कुल सेम तरीके से काम करेगी अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू। अब पंखों का कनेक्शन बाद में करेंगे। सबसे पहले हम अपना जो मेन पंप है ना, इसका कनेक्शन कर लेते हैं। ये हमारे CPU के ऊपर लगा हुआ है, इसके अंदर भी ऑब्वियसली हमारे को 2 कनेक्शन मिलेंगे, RGB वाला और फैन वाला। तो फैन वाला जो कनेक्शन है वो हमारे को करना है मदरबोर्ड के ऊपर। मदरबोर्ड के ऊपर अगर आप ध्यान से देखोगे ना, CPU fan 1 करके लिखा है, उस वाले पोर्ट में हमारे को बस इसको इस तरीके से लगा देना है। और जैसे कि वायर हमारे सामने झूल रही है, अच्छा वायर मैनेजमेंट करने के लिए इसको बस घुमा के पीछे की तरफ कर देना, जिससे आपका पीसी बिल्ड का जो वायर मैनेजमेंट है ना, वो थोड़ा मतलब सुंदर सा लगे। उसके बाद जो ये RGB वाली केबल है ना, हमारे बोर्ड पे हमारे को JRGB करके मिल जाएगा। यहाँ पे 2 स्लॉट है, किसी में भी आप इसको लगा सकते हो, जिससे हम इसके RGB कंट्रोल कर पाएंगे मदरबोर्ड से। बाय मदरबोर्ड मेरा मतलब है जैसे हमारा सॉफ्टवेयर होता है, MSI का MSI सेंटर होता है, उसके अंदर हम RGB नहीं कंट्रोल करते। एक बार कलर चेंज करो, पूरे सिस्टम को, रैम का भी, कुछ भी, तो वो मदरबोर्ड में कनेक्शन होता है ना, तभी होता है। तो भाई देखो
देखो हमने सारे कनेक्शन कर लिया, लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जो हमारा कंट्रोलर है ना, इसके अंदर आरजीबी के कनेक्शन ऑलरेडी पहले से हो रखे हैं 4, जो कि हमारे फ्रंट के 3 फैन जो कैबिनेट में प्री इंस्टॉल्ड है और एक पीछे वाला जो फैन है, उनके आरजीबी कनेक्शन ये रहे। और बाकी जो इनके फैन का कनेक्शन है ना, वो 2 यहाँ पे लगे हुए हैं, 2 यहाँ पे लगे हैं, वो पहले से प्री इंस्टॉल्ड है। अब मेनली बात करते हैं एआईओ के फैंस की, तो 3 कनेक्शन यहाँ पे हमने कंट्रोलर के अंदर कर दिए। और कंट्रोलर के जो आउटपुट की यहाँ पे वायर है, इसके अंदर से भी हमारे को 2 कनेक्शन मिलते हैं सेम, एक वही फैन वाला और एक वही आरजीबी वाला, जो हमने लगा दिया मदरबोर्ड के अंदर, एक सिस्टम फैन वाले पोर्ट में और एक जेआरजीबी वाले पोर्ट में। तो बेसिकली ये पूरा कंट्रोलर जो है अब एक सिंगल हब बन चुका है सारे फैंस और आरजीबी के लिए। और इसके अंदर से एक्स्ट्रा जो आरजीबी वाला आउटपुट पोर्ट था ना, उसके अंदर हमने एक आरजीबी वाला कनेक्ट करा, उससे फिर हमने दूसरे वाला कनेक्ट करा, उससे फिर हमने तीसरे वाला कनेक्ट करा, और ये पूरा का पूरा लूप बन गया। तो बेसिकली जो हमारे कैबिनेट वाले फैंस है वो यहाँ कनेक्टेड है और एआईओ वाले फैंस है वो हमारे यहाँ कनेक्टेड है, जिससे हमारी पूरी सिस्टम की आरजीबी कंट्रोल हो जाएगी। मुझे पता है बहुत से लोगों के माइंड में एक चीज आई होगी सारा कुछ सुन के कि समझ तो कुछ नहीं आया, बट सुन के अच्छा लगा। ये सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट जब आप करोगे ना तो बहुत ही इजी सा टास्क है। 1-2 वीडियो देख के यूजर मैनुअल पढ़ के भी आप कर सकते हैं। और हाँ, हमने साटा वाली केबल कनेक्ट करी थी ना पीएसयू से, यहाँ पे हमारे को जिस कंट्रोलर का पावर सप्लाई मिलता है ये इसके अंदर कनेक्ट हो जाएगी, जिससे इस कंट्रोलर के अंदर पावर जाएगी सारे पंखों को पावर देने के लिए। अब आता है मेन टास्क भाई, वायर मैनेजमेंट। वायर मैनेजमेंट पूरा का पूरा सब्जेक्टिव है, आपको करनी है आप करो, नहीं करनी ऐसे गुचड़ू मुचड़ू करके ढक्कन लगा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं पर्सनली नहीं करता। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? क्योंकि सामने से पीसी दिखानी है, पीछे से कौन देख रहा है। बात तो सही है। आखिरी जो हमारा कंपोनेंट है प्यार भरा, वो है हमारा भाई ग्राफिक्स कार्ड। ग्राफिक्स कार्ड हम लगा लेते हैं और इसको लगाना भाई बहुत इजी है। जस्ट जैसे गेम की कैसेट नहीं लगाते जैसे हम रैम लगा रहे थे, बस वैसे इसको पीसी एक्सप्रेस पोर्ट में लगा लेना है। लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी काम है। यहाँ पे हमारे को 2 ये पैनल हटाने पड़ेंगे, जिससे हमारा ग्राफिक्स कार्ड का जो आईओ प्लेट है वो बाहर की तरफ आ जाएगी। 2 स्क्रू हटा दिए यहाँ से, और वो हमने गलत हटा दिए हैं, सॉरी, हमने ऊपर वाला एक हटा दिया है नीचे वाला हटाना था। और यहाँ पे ग्राफिक कार्ड लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है, जस्ट ग्राफिक कार्ड को ऐसे लेके जाओ, इसकी आईओ प्लेट यहाँ पे सेट बैठ जाएगी और बस ऐसे जोर लगाओगे, ये अपना सेट बैठ जाएगा ग्राफिक कार्ड। और जो हमारे यहाँ पे स्क्रू निकले थे ना, उसको यहाँ पे आप कस देना, जिससे आपका जो ग्राफिक कार्ड थोड़ा बहुत सैग कर रहा है वो यहाँ पे लटकेगा नहीं। और वैसे जो हमारा ग्राफिक्स कार्ड है ना, ये गेमिंग एक स्लिम वाला है, तो इतना कुछ ऐसा हैवी नहीं है। लेकिन अगर आप हैवी ग्राफिक्स कार्ड लगाते हो ना, तो इस कैबिनेट के अंदर हमारे को ग्राफिक्स कार्ड सपोर्टर भी मिलता है। अगर नहीं मिलता तो आप सेपरेटली भी बाय कर सकते हो इसको, जिससे हमारा ग्राफिक्स कार्ड सैग नहीं करेगा। प्लस जो हैवी ग्राफिक्स कार्ड होते हैं ना, उनके बॉक्सेस में भी आता है ये, तो वहां से भी आप लगा सकते हो। एंड आखिरी में हमारे को कर लेना है ग्राफिक्स कार्ड का कनेक्शन। ये ले भाई साहब, तेल का पीसी बिल्ड हो गया है। अब आता है असली पड़ाव, बटन दबा के ऑन करने का। हमने पूरा कर लिया, एक बार भी टेस्ट नहीं करा। वैसे इसके अंदर ना पोस्ट होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब आप प्रोसेसर लगा लेते हो उस टाइम पे एक बार आप पीसी ऑन करके देख लो। हम वैसे बहुत कॉन्फिडेंट है, इतने पीसी बिल्ड कर लिया, हमारे केस में से कोई दिक्कत नहीं आती। बट आप अगर पहली बार पीसी बिल्ड कर रहे हो या ज्यादा नहीं करा, तो एक बार पोस्ट कर लेना, जिससे आपको पता लग जाएगा कि भाई आपको डिस्प्ले आउटपुट मिल रहा है, आपका सिस्टम ऑन हो सकेगा। फिर उसके बाद सारे कनेक्शन कर लेना एंड में। अगर तब भी नहीं होता तो थोड़ा बहुत डायग्नोस करना पड़ता है, बट ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है। चला ले भाई फिर। तो भाई मोमेंट ऑफ ट्रुथ, यहाँ पर हमने छोटा सा मॉनिटर लगा लिया है। और हाँ, जिसके माइंड में ना भैया मॉनिटर का रिव्यू बहुत जल्द आने वाला है चैनल पे। ओह, मेरे को लगा चला नहीं। पावर सप्लाई का बटन ऑन, हाँ पावर सप्लाई का बटन ऑन कर लेना। चल गया भाई, पीसी तो हमारा ऑन हो गया, लेकिन मेन होती है डिस्प्ले आनी बहुत जरूरी है। HDMI का आउटपुट आ गया है स्क्रीन पे और ये चल चुका है हमारा सिस्टम। ऑटोमेटिक रिपेयर पे चला गया। हमारी विंडोज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड थी हमारे स्टोरेज के अंदर। इसके बाद जो प्रोसेस होता है वो विंडोज इंस्टॉलेशन का होता है, एंड वो मैं नहीं बताने वाला यार, वो तुम यूट्यूब पे देख लेना, दुनिया भर की वीडियो मिल जाएगी। तो भाई अगर आप भी ऐसे सुंदर सी पीसी बिल्ड करने की सोचे तो एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप क्लिक करोगे तो आप पहुंच जाओगे in.msi.com पे। और यहाँ पे चल रहा है इनका पावर्ड बाय MSI का ऑफर, जिसके अंदर आप पीसी बिल्ड करके अप टू 10,000 रुपीज के Amazon पे ई गिफ्ट कार्ड जीत सकते हो। आपको करना क्या है, आप MSI के जो कंपोनेंट्स चूज कर रहे हो ना, चाहे आप ऑफलाइन बाय करो चाहे ऑनलाइन बाय करो, यहाँ पे अपने सारे वही कंपोनेंट्स आप चूज कर सकते हो। और यहां से आपको पता लग जाएगा आपके कौन से कंपोनेंट को चूज करने पे कितना प्राइस वैल्यू आपको मिलेगा। जैसे देख रहे हो आप यहाँ पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं, प्राइस वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। ऐसे करके आपको मैक्सिमम अप टू 10,000 तक का Amazon ई गिफ्ट कार्ड मिल सकता है। तो आपको सबसे पहले करना है, इसी पेज पे आपको सबसे नीचे आना है, रिडीम नाउ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको बोलेगा MSI का अकाउंट बनाने के लिए या लॉगिन करने के लिए, तो यहाँ पे MSI का अकाउंट से आप लॉगिन कर लोगे। और उसके बाद ये नेक्स्ट पेज खुल जाएगा, जिसके अंदर आपको यहाँ पे मेंबरशिप वाले पोर्शन में प्रमोशंस दिख जाएगा। और इसके अंदर आप देख सकते हो बिल्ड पावर्ड बाय MSI एंड गेट अप टू 10,000 Amazon गिफ्ट कार्ड का प्रमोशन है। यहाँ पे आप रिडीम पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको एलिजिबल प्रोडक्ट्स और एलिजिबल लोकेशंस वगैरह दिख जाएंगे। यहाँ पे आप अपने सारे के सारे प्रोडक्ट्स को रजिस्टर कर सकते हो और अपना ई गिफ्ट कार्ड आप क्लेम कर सकते हो। तो बस यही था मेरी तरफ से वीडियो में, आपको बढ़िया सी पीसी बिल्ड भी करके दिखा दी, आपका थोड़ी बेनिफिशियल बातचीत भी कर दी। एंड यस, थैंक्स टू MSI फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। उन्हीं की वजह से मैं सारी पीसी बिल्ड कर पाए हैं। एंड आपको कैसे लगी वीडियो, कैसा हाउ टू पीसी बिल्ड का ट्यूटोरियल लगा? मैंने बहुत कोशिश करी बिल्कुल हल्के में समझाने की, फिर भी समझ नहीं आया तो भैया कमेंट करके बता देना, हम एक और वीडियो प्लान करने की कोशिश करेंगे। एंड पसंद है वीडियो लाइक मारो, पहली बार सब्सक्राइब मारो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।